अच्छा बेटा, आज है 6 दिसंबर और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक में कल फैराडे लॉ पढ़ चुके हैं। आज हम लेंजेस लॉ पढ़ाने जा रहे हैं, लेंजेस लॉ पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी बेटा ये है कि आपने आईजीसीएसई में पढ़ा होता है कि अगर किसी तार के कॉइल को आयरन की रॉड पे लपेट दें और फिर उस तार में से करंट पास कराएं। फॉर एग्जाम्पल जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सर अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट को अभी मैंने अल्हान से पूछा, अल्हान ने हमें बताया सर ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा ना बेटा, तो हमेशा यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो नॉर्थ पोल बनता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोल, और अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। ठीक है जनाब, इस बात को जहन में रखिएगा। अब मैं ऊपर टॉपिक में लेके जा रहा हूँ। टॉपिक क्या बेटा, टॉपिक पर आइए। इसको बेटा मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। बस याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज से नॉर्थ पोल बनता है। अब सुने बेटा, कहते हैं ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल इस वक्त इस कॉइल से बहुत दूर रखा हुआ है। बताइए, जब कॉइल से दूर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक लाइनें इसमें से पास नहीं कर रही। मैग्नेटिक लाइनें बेटा पास नहीं कर रही तो इस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। अब अगर मैं इस मैग्नेट की रॉड को कॉइल के करीब लेकर आ जाऊं, जैसे ही कॉइल के करीब लाऊंगा तो मैग्नेटिक लाइनें इसमें से पास करने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेटिक लाइनें 1000 पास कर रही हैं। तो जैसे ही मैग्नेटिक लाइनें इसके अंदर से पास करती हैं तो मैं कहता हूं कि कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। अब जब कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कॉइल में करंट पैदा कर देगा। अब इस करंट की डायरेक्शन हमें लेंजेस लॉ सिखाएगा। पहले मैं टॉपिक पे तक पहुंचा रहा हूँ। लेंजेस लॉ क्या बताने जा रहा है? लेंजेस लॉ मुझे बताने जा रहा है कि इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो जरा उसके लिए आगे चले। कहते हैं जनाब यहाँ करंट पैदा हो गया। अब पैदा होने वाला करंट, बेटा अल्हान आप मेरे साथ शामिल हो जाए, आप मुझे जरा जल्दी रिप्लाई करते हो बेटा। अल्हान ये बताना, यहाँ जो करंट पैदा होगा ना, वो करंट क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। मुझे नहीं पता कैसे फ्लो करेगा। मैंने ऐसे ही अंदाजा लगाया कि यार शायद ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है जनाब, मैंने अंदाजा लगाया है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। बताओ, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो अल्हान मुझे बताना यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमता है तो? अल्हान बेटा, नॉर्थ पोल बनेगा। और अगर ये नॉर्थ पोल बन गया तो जरा कॉमन सेंस लगाएं। मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्वाइल के करीब लाया। क्वाइल के करीब लाना, नॉर्थ पोल क्वाइल के करीब लाना, इट इज एक्शन। इस एक्शन ने नॉर्थ पोल बनवा दिया। तो बताइए, नॉर्थ पोल आने वाले नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? सर रिपेल करेगा। और अगर रिपेल करेगा तो ये बन गया एक्शन का रिएक्शन। क्या बन गया? एक्शन का रिएक्शन। और एंड इट मेक सेंस कि जब मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्वाइल के करीब लाया तो वहां पे नॉर्थ पोल बनेगा और वो नॉर्थ पोल एक्शन का रिएक्शन देगा और मैग्नेट को उठा के पीछे फेंक देगा। तो ये मैंने बिल्कुल सही सोचा है। ठीक। अच्छा, अब एक बेवकूफाना बात सोचिएगा, एक बेवकूफाना बात। ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉर्थ पोल करीब लाया और करंट ऐसा पैदा हुआ कि जो करंट है ना, उस करंट की फ्लो की वजह से यहाँ साउथ पोल बन गया। एक बेवकूफाना बात कर रहा हूँ। सर अगर ये साउथ पोल बन गया तो जब नॉर्थ पोल कॉइल के करीब लाऊंगा तो साउथ पोल इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करके चिपका लेगा। ये तो न्यूटन की फिजिक्स बर्बाद हो जाएगी। न्यूटन की फिजिक्स कहती है मैग्नेट करीब लाना एक्शन, रिएक्शन उसको ऐसा थोड़ी होता है कि चिपका लेगा। ऐसा हुआ है कि बॉल को मैं दीवार पे थ्रो करूं और दीवार से टकराकर वापस ना आए, वहीं पे चिपक जाए? तो आप कहेंगे सर ऐसा होता ही नहीं। तो होता क्या है? सर होता यह है कि जब नॉर्थ पोल को कॉइल के करीब लेकर आते हैं तो ये बनाता है नॉर्थ पोल। जब नॉर्थ पोल को कॉइल के करीब लाने पर ये नॉर्थ पोल बनाता है तो नॉर्थ पोल बनने से हमेशा कॉइल से मिलता है रिएक्शन। और ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, सो इट मेक सेंस। अब लेंस लॉ इसके बारे में क्या करा, गौर से सुना। कहते हैं कॉइल में जो करंट पैदा होता है वो हमेशा
ऐसी डायरेक्शन में पैदा होता है कि वो मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करता है। मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करता है क्या मतलब? अगर आप मैग्नेट करीब लाओगे तो नॉर्थ पोल से हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा, उस नॉर्थ पोल से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने से मुझे करंट की डायरेक्शन पता चल गई, पर ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों फ्लो कर रहा है? जवाब, ताकि ये रिएक्शन दे सके। नॉर्थ पोल करीब आना एक्शन, ये खुद नॉर्थ पोल बनेगा ताकि क्या दे सके? रिएक्शन। तो लेंजेस लॉ की वर्डिंग जरा गौर से सुनना, बल्कि लिख लेना, अच्छी बात है बेटा, लिखिएगा लिखिएगा, क्योंकि अभी पेपर में ये आपसे बार बार पूछेगा भी, लिखना बेटा। इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लो in such a way, in such a way to oppose, in such a way to oppose the cause। और इस एग्जाम्पल में कॉज क्या है? मैग्नेट की मूवमेंट, मैग्नेट का करीब आना। टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसिंग इट, विच प्रोड्यूसिंग इट। इंड्यूस करंट हमेशा इस तरह फ्लो करता है, इंड्यूस करंट हमेशा इस तरह फ्लो करता है कि वो करंट अपोज करे मैग्नेट की मूवमेंट को। अगर मैग्नेट करीब आ रहा है तो उसने उसको रिपेल करवाना है, मैग्नेट करीब आ रहा है तो उसने रिपेल करवाना है। अरे जरा उल्टी बात सोचिएगा, अगर मैं मैग्नेट को दूर लेके जाऊं, जरा सुनना बेटा, मैग्नेट को दूर लेके जाऊं, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा होता है ना बेटा, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा होता है तो यहाँ पे खुद ब खुद साउथ पोल बनता है। साउथ पोल क्यों बनता है? क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है, तो साउथ पोल ने इसको अट्रैक्ट कराना है। क्यों अट्रैक्ट कराना है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ करंट ऐसा फ्लो करेगा कि वो अपोज करे मैग्नेट की मूवमेंट को। तो अगर मैग्नेट करीब आ रहा है तो उसने उसको रिपेल करना है, और मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसने उसको अट्रैक्ट करना है। इन बोथ केसेस द करंट इन द कॉइल इज फ्लोइंग इन सच अ वे टू अपोज द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट। उसने मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करना है, पैदा होने वाले करंट ने मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करना है। मैं एक बात को दो तीन दफा बोल रहा हूँ, याद कराना चाह रहा हूँ। पैदा होने वाले करंट ने ऐसा फ्लो करना है कि वो मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करे। पैदा होने वाले करंट ने ऐसा फ्लो करना है कि वो मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करे। आखिरी दफा, पैदा होने वाले करंट ने ऐसा फ्लो करना है कि वो मैग्नेट की मूवमेंट को अपोज करे। इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लो इन सच अ वे टू अपोज द कॉज। इन दिस एग्जाम्पल द कॉज इज द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट विच प्रोड्यूसिंग इट। जिससे वो पैदा हो रहा है उसने उसको हमेशा अपोज करना है। क्यों अपोज करना है? क्योंकि सर वो एक्शन का रिएक्शन दे रहा होता है। हाँ बेटा कश्यप बताओ, व्हाट इज लेंजेस लॉ? सही अंशर। ओके बेटा, अंशरा बेटा बताओ, व्हाट इज लेंजेस लॉ? ठीक है, अब जरा ये तो आप पढ़ पढ़ के मुझे बता रहे हो ना इतना सीधा सीधा, मैं थोड़ा मुश्किल करने जा रहा हूँ। अंशरा बेटा ये बताओ, नॉर्थ पोल को जब कॉइल के करीब लाता हूँ तो वो हमेशा नॉर्थ पोल बनवाता है, क्यों? अपोज करने के लिए वो बनेगा नॉर्थ, ताकि वो उसको रिपेल कर सके। अच्छा बेटा अंशरा बताओ, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊं तो ये हमेशा साउथ पोल बनवाता है कॉइल, क्यों? ताकि वो उसको अट्रैक्ट कर सके। तो हमेशा करंट ऐसा फ्लो करेगा कि उस करंट ने अपोज करना है मैग्नेट की मूवमेंट को, ठीक। और याद है फिजिक्स में कभी भी अपोज का लफ्ज आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन का लफ्ज आ जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन को फिजिक्स वाले हमेशा माइनस की साइन से शो करवाते हैं। तो आप देखिएगा कि जब कभी हम लेंजेस लॉ पढ़ रहे होंगे तो लेंजेस लॉ में ईएमएफ को यूं लिखवाएंगे, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और ऊपर फ्लक्स का फार्मूला लिखा होगा। और क्वेश्चन में वो पूछ लेगा, बताइए माइनस किस खुशी में आपने लगाया है?
जवाब सर माइनस इंडिकेट्स लेंजेज लॉ। माइनस सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि इसमें लेंजेज लॉ भी शामिल है, और जो इंड्यूस ईएमएफ होगी इट विल ऑलवेज बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉज, जिसकी वजह से वो पैदा हो रही है उसने उसको हमेशा अपोज करना है। इसलिए आप देखिएगा इसमें बार बार माइनस लगा हुआ आएगा। ठीक है जी, एक बात होगी। दूसरी बात बेटा ये देखिए, अभी मैंने दो बातें पढ़ाई हैं। पहली बात फेराडे लॉ पढ़ा है कि जितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो उतनी ज्यादा ईएमएफ पैदा होती है। दूसरी बात मैंने लेंजेस लॉ थोड़ा सा पढ़ाया है, क्योंकि अभी पूरे चैप्टर में लेंजेस लॉ बार बार और आएगा तो आपको इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब जरा इस टॉपिक को लेके ना इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन कराता हूँ। जब आप एप्लीकेशन करोगे ना तो आपको मेरी बातें और बेहतर समझ में आ जाएगी। जरा एप्लीकेशन देखिएगा, लेंजेस लॉ और फेराडे लॉ की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए बेटा एक हेडिंग दीजिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। हेडिंग दीजिएगा बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होने वाला है तो जरा देखते हैं, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर हो सके तो बेटा ये ड्राइंग भी कर ले। ड्राइंग बेटा यूं है कि ये एक तार का बेटा कॉइल है, और इस तार के कॉइल में हमने एक बैटरी लगा दी है, और बैटरी के साथ साथ एक रियोस्टेट लगा दिया है। रियोस्टेट समझते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है जनाब। अच्छा, इसी के बराबर में बेटा एक दूसरा कॉइल लगाया हुआ है, और ये जो दूसरा कॉइल है इस दूसरे कॉइल के साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है या लैंप लगाया हुआ है, और उसमें हम करंट पैदा करेंगे। ठीक है जनाब, ये दो कॉइल्स हैं। जिस कॉइल में बैटरी लगाई हुई, सेल लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में बैटरी लगी हुई है इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में खाली गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। तो बेटा ये दो कॉइल्स हैं। ठीक है जी। अब बेटा मैंने क्या करा जरा सुने, मैंने इस बैटरी को स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो स्विच ऑन करने से जो ये वाला कॉइल है सर, ये कॉइल जो पहला कॉइल है सर, इस पहले कॉइल से बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम बना रहे हैं ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब जितना ज्यादा करंट पास करते हैं उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कहते हैं इस पहले कॉइल की मैग्नेटिक लाइनें इस बराबर वाले कॉइल से भी गुजरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये यहाँ तो घूम ही रही होंगी, प्राइमरी कॉइल के अराउंड बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, पर ये प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइनें बराबर वाले सेकेंडरी कॉइल से भी गुजरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा बताइए, प्राइमरी कॉइल में सेल लगा हुआ है, सेल से बैटरी से करंट भेज रहा हूँ, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइनें बराबर में रखी हुई सेकेंडरी कॉइल में से पास हो रही हैं, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। काम की बात सुने, अगर मैं प्राइमरी कॉइल में इस रियोस्टेट के जरिए करंट चेंज कर दूं, करंट कम कर दूं, करंट ज्यादा कर दूं, करंट चेंज कर दूं, जैसे ही करंट चेंज करूंगा तो करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से बराबर वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर देगा। इंड्यूस ईएमएफ पैदा कर देगा। मैं अपनी बात को बेटा दो तीन दफा रिपीट करूंगा। लिखवाने में मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि ये टॉपिक पकड़ के अभी मैं आपको रीड एंड राइट में लेके जा रहा हूँ, वहां पे आपको इस टॉपिक के आपको बहुत सारे सवाल नजर आएंगे बार बार। तो सिर्फ सिर्फ एग्जाम्पल सुनिएगा बेटा। और मैमूना आपसे बेटा मैं कमेंट्री करवाना चाहूंगा, बेटा मैमूना अपने माइक्रोफोन को रेडी रखिएगा। सर प्राइमरी कॉइल वो है जिसमें मैंने बैटरी और रियोस्टेट लगाया हुआ है। जब प्राइमरी कॉइल से करंट पास कराता हूं तो प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। सर बराबर में दूसरा कॉइल रखा हुआ है, उसका नाम सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइनें सेकेंडरी कॉइल से पास हो रही हैं, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक लाइनें सेकेंडरी कॉइल से पास हो रही हैं। इतनी लंबी कहानी नहीं सुनानी है आपने, यहां से सुनाना है। अगर प्राइमरी कॉइल में मैं करंट चेंज करूं, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करूं
तो सेकेंडरी क्वाइल में फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी क्वाइल में करंट पैदा हो जाता है। बेटा बल्कि लिख लीजिए, लिखिएगा, इफ करंट is changed in primary coil, if current is changed in primary coil, magnetic flux changes in secondary coil, magnetic flux changes in secondary coil, और सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो जाती है इंड्यूस ईएमएफ। सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो जाती है इंड्यूस ईएमएफ। प्रोसेस का नाम म्यूचुअल इंडक्शन। प्रोसेस का नाम म्यूचुअल इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करें, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करें तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स के चेंज से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है। प्रोसेस का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ मैमूना, कुछ बोल सकती हो? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन मैमूना? मैमूना शायद नहीं बोल सकती। कश्यप बेटा आप बोल के बताएं, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? अच्छा मैमूना आप बोल सकती हैं तो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ बेटा कश्यप। बिल्कुल, म्यूचुअल इंडक्शन, हाँ। आप जरा हमें बताइए बेटा कश्यप, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? कश्यप हमें बताइए, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन कश्यप? मुझे लगता है कश्यप हमें नहीं बता पा रही। अच्छा बेटा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के बाद एक और हेडिंग पढ़ लीजिए। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ठीक है जनाब, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा बेटा जरा जल्दी से आ जाइए, एक और हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। एक और हेडिंग दीजिएगा बेटा, सेल्फ इंडक्शन। सर सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है? सर सेल्फ इंडक्शन में दो कॉइल के बजाय ना सिंगल कॉइल ही होता है। दो कॉइल के बजाय सिंगल कॉइल ही होगा। और इसमें भी बेटा मैंने रियोस्टेट लगा दिया है, और सिंगल कॉइल है। ठीक है जी। इससे भी बेटा मैं करंट पास करा रहा हूँ। जब मैं करंट पास कराऊंगा ना, तो सर करंट पास कराने से इस कॉइल में पहले तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अभी मैं करंट पास करा रहा हूँ, राइट नाउ आई एम नॉट चेंजिंग करंट, मैं करंट चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ करंट पास करा रहा हूँ। करंट पास करा रहा हूँ, कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक बेटा। अगर मैं इस रियोस्टेट से करंट को चेंज करना शुरू कर दूं, तो कहते हैं जैसे ही करंट चेंज करते हैं तो उसी कॉइल के अंदर, सेम कॉइल के अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा हो जाता है। और ये जो इंड्यूस करंट होता है, आपको याद है जो नया करंट पैदा होता है वो हमेशा अपोज करता है अपने कॉज को। तो अल्हान यार ये बताओ, इस इसके अंदर दो कॉइल तो है नहीं, उसमें तो दो कॉइल थे, इसमें तो सिंगल कॉइल है। इसमें कौन कॉज है जो करंट पैदा कर रहा है? इसमें कोई बार मैग्नेट भी नहीं है। अल्हान खाली कॉज बता दो, कॉज क्या है, किस वजह से करंट, किस वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है? रियोस्टेट से हम करंट चेंज कर रहे हैं, और सर ये जो करंट है ना, जो बैटरी से करंट आ रहा है, बैटरी से करंट आना, इट इज कॉज। उस कॉज को बैट रियोस्टेट के थ्रू चेंज कर रहे हैं। तो जरा अजीब सी बात सुनना, जो नया करंट पैदा होता है ना, वो नया करंट बैटरी से आने वाले करंट को भी अपोज करता है। जो इंड्यूस करंट होता है वो बैटरी से, सोर्स से आने वाले करंट को अपोज करता है। तो सेल्फ इंडक्शन हमारे लिए फायदेमंद नहीं, नुकसानदेह? सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा है? एक तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, करंट को रोकना रेजिस्टेंस, करंट को रोकना रेजिस्टेंस। सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा है सर? जो नया करंट पैदा हो रहा है
वो नया करंट बैटरी से आने वाले ओरिजिनल करंट को अपोज कर रहा है। ठीक है जनाब। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। इसका नुकसान ही नजर आ रहा है, पर इसका कोई फायदा भी होता होगा तो हम आगे चल के टॉपिक के अंदर देखेंगे। लेकिन ये बताइए, इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर मैंने इस वाली बात पे सारा का सारा जोर दे के रखा कि करंट चेंज करते हैं तो करंट के चेन से, जरा गौर से सुनना बेटा, करंट के चेन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड की चेन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज पैदा कर देता है इंड्यूस ईएमएफ। ठीक। कहना क्या चाह रहा हूं कि करंट चेंज करूंगा तो याद रखिएगा, जितना करंट चेंज करते हो ना, करंट इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अगर मैं करंट कम कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, फ्लक्स कम हो जाएगा। ये सब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो मुझे एक मुश्किल बात बोलने दो, ये तीनों क्वांटिटीज इन फेज होती हैं, ये तीनों क्वांटिटीज इन फेज होती हैं। सर ये इन फेज क्या आ गया? तो एएस के फिजिक्स में याद है, वेव के चैप्टर में पढ़ते थे फेज डिफरेंस। तो याद रखिएगा, इन तीनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तीनों इन फेज होते हैं, तीनों इन फेज होते हैं। क्या मतलब? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये मैंने करंट का ग्राफ बनाया, मैं उल्टा सीधा ग्राफ बना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है। करंट का मैंने एक उल्टा सीधा ग्राफ बनाया जिसमें मैं करंट को कभी कम कर रहा हूँ, कभी ज्यादा कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये करंट का ग्राफ है, मैंने बोला यार बी का ग्राफ बना के बताओ। आप कहेंगे सर बी के ग्राफ की भी ना यही शक्ल होगी। मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ बना के बताओ, सर इसकी भी ना यही शक्ल होगी। तो करंट, फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स तीनों के ग्राफ की सेम शक्ल होती है, तीनों इन फेज होते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो करंट, बी और मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो इस चैप्टर में आप परेशान हो गए, अभी जब सवाल करोगे ग्राफ दिखा दिखा के मैं तंग करूंगा। तो ग्राफ के अंदर आपको सिखाना चाह रहा हूं कि करंट का ग्राफ, बी का ग्राफ और फ्लक्स का ग्राफ एक होगा। और याद रखना है, इन तीनों ग्राफ में से कोई एक ग्राफ देंगे और उस ग्राफ का हम लोग निकालेंगे ग्रेडियंट, और जो ग्रेडियंट वाला ग्राफ होगा ना, इट विल बी ईएमएफ। क्या मतलब? याद करो एएस की फिजिक्स में हम लोग आपको काइनेमेटिक्स के अंदर यूं पढ़ाते हैं कि आपको वेलोसिटी का ग्राफ दे देते थे, कहते थे एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी का ग्राफ देते थे, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देते थे, बोलते थे वेलोसिटी का ग्राफ बना। उन सब में याद है, जो ग्राफ देते थे उस ग्राफ का ग्रेडियंट सोच के हम दूसरा ग्राफ बना देते थे। इस चैप्टर में भी यही होने वाला है, हमें वेलोसिटी का ग्राफ देके एक्सेलरेशन जिस तरह बनवाते थे, इसी तरह इस चैप्टर में भी क्या होगा, हमें ग्राफ देंगे करंट का, हमें ग्राफ देंगे बी का, हमें ग्राफ देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का, और बोलेंगे ईएमएफ का ग्राफ बना के बताओ। तो हमेशा याद रखिएगा, ईएमएफ का ग्राफ इन तीनों ग्राफ का ग्रेडियंट होगा। बार बार बोल रहा हूँ ये बात, पूरे चैप्टर में होगा ही यही, कि हमें ईएमएफ का ग्राफ बनाना होगा और ईएमएफ का ग्राफ इन तीनों ग्राफ का ग्रेडियंट होगा, ईएमएफ का ग्राफ इन तीनों ग्राफ का ग्रेडियंट होगा, ईएमएफ का ग्राफ इन तीनों ग्राफ का ग्रेडियंट होगा। जहन में रखेंगे। अच्छा जी, एक तो बात मैंने आपको ये बताई बेटा एक ग्राफ के बारे में, एक और आखिरी बात सुन लीजिए। आखिरी बात बेटा ये कि ये बताइए, सेल्फ इंडक्शन में अभी मैंने बताया कि कॉइल में करंट चेंज कराते हो तो करंट चेंज कराने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से नया करंट पैदा हो जाता है, नया करंट पैदा होना, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सवाल, क्या सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस करंट चेंज करे बगैर किसी और तरीके से भी करा सकते हो? तो मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ, जरा तरीका देखिएगा। तरीका क्या है, जरा तरीका सुनिए। तरीका ये है कि ये मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर एम मीटर लगा रहा हूँ। एम मीटर की खास बात ये होती है, वो करंट की रीडिंग शो करता है कि करंट है कितना, करंट कितना है, जरा सुनना। ये एम मीटर लगाया हुआ है मैंने, ठीक है जी। और इसके अंदर मैंने एक सेल भी लगाया हुआ है, और ये तार का एक कॉइल है, और इस तार के कॉइल से मैंने करंट पास कराया, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, मैंने जो ब्लू कलर से लाइनें बनाई हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त एयर में बन रही है,
क्या मतलब? मैंने क्वाइल ना एयर पे लपेटा हुआ है, एयर बीच में भरी, बीच में एयर है, एयर के ऊपर लपेटा हुआ है। सवाल, अगर मैं अगर मैं इसी क्वाइल के अंदर एक आयरन की रॉड इंसर्ट कर दूं, आयरन की रॉड, तो आपको पता है आयरन क्या करता है? सर, आयरन से मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम इंक्रीज हो जाती है। और आपको पता है अगर मैंने आयरन की रॉड को कॉइल के अंदर लेके गया, तो आयरन की रॉड मैग्नेटिक फील्ड को 1000 टाइम इंक्रीज कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो सर कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाती है, इस कॉइल में करंट पैदा हो जाता है। ये करंट, ये ईएमएफ उल्टा पैदा होता है। उल्टा क्यों पैदा होता है? अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ उल्टा पैदा होता है। और उल्टा पैदा होने की वजह से जब आयरन की रॉड बाहर थी तो फॉर एग्जांपल करंट की रीडिंग आ रही थी 5 एम्पियर। जैसे ही आयरन की रॉड को मैं अंदर लेके गया तो 5 एम्पियर करंट 3 एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। सवाल, सर वो 2 एम्पियर कहाँ चला गया? जवाब, सर जब मैंने आयरन की रॉड को कॉइल के अंदर इंसर्ट किया तो आयरन की रॉड ने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, क्योंकि आयरन मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, सर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, नया करंट पैदा हो गया। नया करंट अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से बैटरी से आने वाला करंट 5 एम्पियर था, पर रीडिंग एकदम से 3 एम्पियर आने लगी। अगर रीडिंग 3 एम्पियर आ रही है तो ये करंट क्यों कम हो गया? जवाब, सर सेल्फ इंडक्शन। जवाब, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सर सेम कॉइल में नया करंट पैदा होकर बैटरी वाले करंट को अपोज करने लगता है। और ऐसा किस तरह से कर सकते हैं? तो मैंने आयरन की रॉड बताई कि इफ वी इंसर्ट एन आयरन रॉड इनसाइड द कोर ऑफ कॉइल, इट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, it increases magnetic flux, it produces induced current, और ये induced current ओरिजिनल करंट को, बैटरी वाले करंट को अपोज करता है, इसलिए करंट की रीडिंग को कम करा देता है। अनुशरा बेटा, मेरा आपसे सवाल है, एक कॉइल है, कॉइल के साथ बैटरी लगी हुई है, एमीटर लगा हुआ है, करंट की रीडिंग आ रही थी 5 एम्पियर। जैसे ही मैंने उसके अंदर आयरन की रॉड को इंसर्ट किया तो आयरन की रॉड को अंदर लेके गया हूँ, एकदम से करंट की रीडिंग 5 एम्पियर से 3 एम्पियर पर आ गई। इसकी वजह क्या हो गई अनुशरा? बिल्कुल सही आपने बताया, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है जनाब, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन में ऐसा भी होता है। ठीक है जी। तो हमने काफ़ी सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, और इतनी सारी बातें डिस्कस करने के बाद जब इस चैप्टर को लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत थ्योरी और भी इस चैप्टर में आपको जगह जगह मिलेगी। और मेरा दिल चाहता है कि मैं जब कोई टॉपिक पढ़ा लूँ तो उसके पास पेपर के क्वेश्चन भी थोड़े से देख लें तो अच्छा लगेगा। तो ज़रा देखिएगा इस वाले सवाल को। ये क्वेश्चन है, कौन से ईयर का है? इसमें ईयर कहीं लिखा हुआ होगा, ईयर पता नहीं कहाँ चला गया इसमें। ठीक है, अलबत्ता आप देख लीजिए ग्राफ बने हुए हैं और हर चीज इसके अंदर मौजूद है। खैर, जरा देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा, जरा देखिए सबसे पहला सवाल जो बार बार आपको नजर आएगा, और अच्छी बात है बार बार नजर आएगा, कह रहे फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखें। ये 2 नंबर का सवाल है। ठीक है, और नीचे मैंने लिखा हुआ है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? कि जो इंड्यूस ईएमएफ होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक, मार्किंग स्कीम में से सीधी सीधी टाइपिंग मैंने मारी है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब इधर आ जाए, इसमें क्या हो रहा है जरा सुने। सर इसमें हो ये रहा है कि ये एक सोलिनॉइड है। सर सोलिनॉइड क्या चीज होती है? भाई सोलिनॉइड इट इज अ कॉइल ऑफ वायर। इस कॉइल ऑफ वायर को मैंने किसी सपोर्ट के ऊपर लपेट दिया। तो जिस चीज को मैंने हाईलाइटेड किया ये कोई सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर तार लपेट दिया, इट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। कह रहे इस सोलिनॉइड का डायामीटर 3.2 सेंटीमीटर है। डायमीटर आप समझते हो कि ये गोलाई होगी बेटा, इस गोलाई का डायमीटर 3.2 सेंटीमीटर है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इसके अंदर से करंट पास हो रहा है। ठीक है जी, इसमें से करंट पास हो रहा है। तो जो करंट आ रहा है, ये करंट, यहाँ से करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है। ठीक है जी, और ये करंट इस कॉइल में से पास हो रहा है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको डायग्राम थोड़ी देर पहले बना के बताई थी, उस डायग्राम में एक प्राइमरी कॉइल था
और सेकेंडरी कॉइल को आपको याद है मैंने बराबर में रखा हुआ था। इसमें उन्होंने पता क्या करा है, सेकेंडरी कॉइल को ना प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही ओवरलैप करा दिया है। ठीक है जनाब, तो आप जरा देखिएगा मैंने यहाँ जो बराबर में कलरफुल तस्वीर बना दी है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, एक्चुअली इट इज सेकेंडरी कॉइल। और ये सेकेंडरी कॉइल उसी प्राइमरी कॉइल के करीब करीब करके लपेट दिया है। तो प्राइमरी कॉइल लंबा वाला है, और सेकेंडरी कॉइल जिसके अंदर बीच में उसने लिखा हुआ है कॉइल सी, दिस इज कॉइल सी। और ये कॉइल सी तरह का सेकेंडरी कॉइल है, कॉइल सी। इसमें 85 टर्न्स हैं, उसको टाइटली लपेट दिया है सोलिनॉइड के ऊपर। तो सोलिनॉइड इज द प्राइमरी कॉइल, और उसके ऊपर जो मैंने दूसरा तार लपेटा हुआ इस डायग्राम में दिखाया है, इट इज सेकेंडरी कॉइल। अच्छा जी, कह रहे हैं इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला खुद लिख के दे रहे हैं, खुद लिख के दे रहे हैं जी, खुद लिख के दे रहे हैं कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका फॉर्मूला ये रहा। मैं आप बच्चों को बेटा सजेस्ट करूंगा ये फॉर्मूला बेटा कॉपी करो, पहले बेटा ये फॉर्मूला कॉपी करो। ये फॉर्मूला किस चीज का है सर? ये फॉर्मूला है सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है पाई एक्सपोनेंट -3 इंटू करंट। ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है जनाब। आई क्या है सर? आई वो करंट है जो सोलिनॉइड में से पास हो रहा है। कह रहे हैं जब इसमें से 2.8 एम्पियर करंट पास करते हो तो बी की वैल्यू इतनी आएगी। 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या है सर? पाई की जगह लिखोगे 3.142, एक्सपोनेंट -3 ऐसे ही है। करंट कितना पास करा रहे हैं सर? करंट है 2.8 एम्पियर। और जब 2.8 एम्पियर करंट पास कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ही बनेगी जितनी उसने दी हुई है, इट विल बी 6 एक्सपोनेंट -4। और और इसकी यूनिट होगी, क्योंकि ये बी है तो बी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जनाब, इसने यूनिट पता नहीं टाइपिंग करने में गलती की है क्या है, लेकिन ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, मैग्नेट, अच्छा खाली मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, रुक जा। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, बी नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स। रुक जा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, तो बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला क्या होता है? ये लिखा हुआ जी सर, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला होता है BAN। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला होता है BAN। जहां लिखा हुआ है बी, बी की जगह बी का ये वाला फार्मूला लिखिएगा, पाई एक्सपोनेंट -3 इंटू करंट। सर करंट है 2.8 एम्पियर, ये बी का फॉर्मूला लिखा है। फिर चाहिए ए फॉर एरिया। एरिया बेटा इस गोलाई का एरिया, एरिया इस गोलाई का एरिया, और आपको पता है गोलाई का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने सर? नंबर ऑफ टर्न्स है 85, नंबर ऑफ टर्न्स है 85। तो आप देखिए पाई इंटू पाई इट मेक्स पाई स्क्वायर, एक्सपोनेंट -3 ऐसे ही है, 2.8 ऐसे ही है। रेडियस सर, रेडियस के लिए डायमीटर को आधा कर दें, ये बन जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट -2 85। इन सबको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, और इतना सारा काम करने के पूरा 1 नंबर दे रहा है। क्या बात है जनाब। अभी तक उसने आपसे क्या कैलकुलेट करवाया है? उसने कैलकुलेट करवाया है, कैलकुलेट फ्लक्स लिंकेज, कैलकुलेट करवा रहे हैं फ्लक्स लिंकेज। जो सोलिनॉइड है, जो लंबा वाला तार है, जो पर्पल वाला वायर है, उससे करंट आ रहा है, उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पाई एक्सपोनेंट -3 इंटू आई। ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में से पास हो रही है, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स का फॉर्मूला बैन, बैन में सारी वैल्यूज पुट की, तो फ्लक्स लिंकेज का रिजल्ट आ गया 6 एक्सपोनेंट -4, 6 एक्सपोनेंट -4। और मैं आपसे बार बार कहूंगा कि इन सवालों को जब आप अपने हाथ से कॉपी में लिखोगे तो दिमाग में बैठेगा, सिर्फ सुनते रहने से दिमाग में ये बात नहीं बैठती, सिर्फ सुनते रहने से दिमाग में बात नहीं बैठती। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक का हो गया। कश्यप बेटा आप हमें बताएं, इस सवाल के पहले पार्ट में, ए पार्ट सॉरी बी पार्ट में, ए पार्ट तो स्टेटमेंट थी, बी पार्ट में उसने हमसे क्या कैलकुलेट करवाया? सिर्फ सवाल समझा दे। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, बिल्कुल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कौन से कॉइल के लिए कैलकुलेट करवाया है? कॉइल सी, छोटा वाला है। और छोटा वाला कॉइल यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है या सेकेंडरी कॉइल है?
सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल इज दैट कॉइल इन विच वी आर सप्लाइंग करंट, जिसमें करंट दे रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। एंड प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड किस में से पास हो रही है, छोटे वाले कॉइल में से, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में इस वक्त हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कितना हो रहा है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। बेहतरीन बेटा, आपने बोला। अनुशरा बेटा सिर्फ सवाल समझा दो, सवाल क्या है, बी पार्ट, फिर मैं सी पे लेके जा रहा हूँ। बस, और प्राइमरी कॉइल इसमें कौन सा है, बड़ा वाला कॉइल है, ठीक है ना। उस बड़े वाले कॉइल के लिए उन्होंने बी का फार्मूला दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, वहां से बी निकालेंगे और वो बी यूज करेंगे सेकेंडरी कॉइल के लिए। बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन। अच्छा, अब जब यहाँ तक की बात हो गई तो अब गौर से सुने। कहते हैं अभी तक करंट कांस्टेंट है, ये बताओ अगर करंट कांस्टेंट है, प्राइमरी कॉइल में करंट कांस्टेंट है, वी आर नॉट चेंजिंग करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल, तो कशफ मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या छोटे वाले कॉइल में कोई करंट पैदा होगा? नहीं सर, जब तक आप फ्लक्स चेंज नहीं करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, कोई करंट पैदा नहीं होगा। सही है। अच्छा, अब सवाल के नेक्स्ट पार्ट में वो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने जा रहे हैं। और पता है प्राइमरी कॉइल में सर अगर आपने करंट चेंज करा ना, तो सेकेंडरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में अगर आपने करंट चेंज करा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज उसमें इंड्यूस करंट पैदा कर देगा, ठीक। लेकिन करंट का चेंज एग्जाम में वो इतने मुश्किल तरीके से आपको बताएंगे, वो बात मैं आपको पहले यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा बेटा, जरा सीखिएगा एक नई बात। ये कॉइल है, इस कॉइल में फॉर एग्जाम्पल ये प्लस ये माइनस, और करंट जा रहा था 3 एम्पियर, 3 एम्पियर जा रहा था, ठीक है जनाब, करंट जा रहा था 3 एम्पियर। और ये 3 एम्पियर करंट कांस्टेंट करंट था, कांस्टेंट करंट था 3 एम्पियर, क्योंकि डीसी है ना बेटा, डीसी से आपको पता है कांस्टेंट करंट जा रहा होता है। कांस्टेंट करंट जा रहा था 3 एम्पियर, ठीक है जी। मैंने क्या करा बेटा, गौर से सुनना, मुश्किल बात। कहते हैं इस प्लस और माइनस टर्मिनल को उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया जी, टर्मिनल उल्टे कर दिए। जैसे ही मैंने टर्मिनल उल्टे करे, तो जो करंट लेफ्ट साइड पे जा रहा था ना, वो करंट एकदम से अब राइट साइड से जाना शुरू करेगा, क्योंकि अब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ आ गया। करंट को मैंने रिवर्स कर दिया। और याद रखिएगा, जब करंट को आप रिवर्स करोगे तो करंट रिवर्स करने से ग्राफ भी ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये करंट था +3, जैसे ही मैंने करंट रिवर्स करा तो ये करंट हो गया -3। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए मैंने कितना करंट चेंज कर दिया। तो करंट का चेंज होता है दोनों करंट की वैल्यूज का डिफरेंस, दोनों करंट की वैल्यूज का डिफरेंस। ये डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है, +3 और -3 का डिफरेंस है। और सर अब डिफरेंस होगा तो 3 + 3 इट मेक 6। तो इस वाली बात को जरा रटिएगा कि सर जिस क्वेश्चन में लफ्ज आ जाए कि हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा दिया, सोर्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, प्लस माइनस को रिवर्स कर दिया, तो जैसे ही करंट के सोर्स की पोलैरिटी को रिवर्स करोगे, तो जो करंट की वैल्यू गिवन होगी ना, हम उसको मल्टीप्लाई 2 करके बोलेंगे इतना करंट चेंज हो गया। ठीक है जी। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा और अंशारा बेटा आपसे कहलवाऊंगा। सर किसी क्वेश्चन में वो कहेंगे हमने करंट को रिवर्स कर दिया। जब कभी सर करंट को रिवर्स कराते हैं ना, तो करंट को रिवर्स कराने का मतलब होता है कि हमने सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स कर दी। और सर सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो जो करंट की वैल्यू गिवन होगी ना, उसको मल्टीप्लाई 2 करके बोलेंगे इट इज करंट चेंज। और ऐसा एक दफा नहीं होगा, ऐसा बार बार करेगा वो एग्जामिनर। अनुशरा बेटा बोल के बताएं क्या होने वाला है जब कभी क्वेश्चन में ये वाली टर्म आ जाए। मैं सवाल भी पढ़ के बता दूं, रुक जाए, मैं सवाल भी पढ़ के बता दूं। ये इसके आ जाइए सी पार्ट में, जरा पढ़ना बेटा। लिखा है करंट इन द सोलिनॉइड इज रिवर्स्ड, करंट को रिवर्स कर दिया। सिर्फ बता दो बेटा, करंट को रिवर्स करने का क्या मतलब लोगे अंशरा? और पोलैरिटी जब रिवर्स हो जाएगी तो कैलकुलेशन करते वक्त क्या करेंगे? हाँ, जो भी रिजल्ट होगा उसको सर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जब कभी रिवर्स का लफ्ज आ गया। अनशरा के बाद जरा एक दफा कशफ तुम भी बोल दो, जब कभी कहे हमने करंट को रिवर्स कर दिया, इसका क्या मतलब लोगे?
बस टाइम्स 2 कर देना और कुछ भी नहीं। अब जरा आ जाइए जल्दी से नीचे। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं करंट को मैंने रिवर्स कर दिया, कैलकुलेट इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। सर इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक। अच्छा फ्लक्स लिंकेज अभी भी उसने आपसे कैलकुलेट करवाया हुआ है, फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करवाया हुआ है 6 एक्सपोनेंट -4, टाइम उसने दिया हुआ है 0.3। ये काम बच्चा बड़े आराम से कर लेता है। बच्चा फंसता है इस बात पर है कि वो बोलता है यार ये मल्टीप्लाई 2 क्यों करवाया है। और ये मल्टीप्लाई 2 की वजह मैंने आपको बता दी भाई, जब कभी करंट रिवर्स होगा तो करंट का चेंज, बी का चेंज, बी का चेंज फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स का चेंज मल्टीप्लाई 2। तो जितना करंट चेंज होता है उतना बी चेंज होता है, उतना फ्लक्स लिंकेज चेंज होता है। इसलिए जब कभी बोलेंगे हमने करंट को रिवर्स किया है तो हमेशा उसको कर देंगे मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है जी। और इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा सोल्यूशन के साथ। अच्छा जी। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि नीचे उन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है, करंट का ग्राफ दिया हुआ है, और करंट का ग्राफ देके बोल रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाओ। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बड़ी मेहनत से ये वाली बात याद करवाई है, अल्लाह करके आपको याद हो कि सर हमें करंट का ग्राफ देंगे, ईएमएफ का ग्राफ बनाना होगा, तो करंट के ग्राफ को ईएमएफ के ग्राफ में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम इस वाले ग्राफ का ग्रेडियंट लेंगे तो दूसरा वाला ग्राफ बन जाएगा। ये बात अभी मैंने ऊपर समझाई है, मैं यहाँ एक्ट कराने जा रहा हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि एएस की फिजिक्स में वेलोसिटी का ग्राफ देते थे, एक्सेलरेशन का बनवाते थे, ये वही वाला काम होने वाला है। तो जरा देखते हैं आपके ग्राफ कितने स्ट्रांग है। जरा सुने बेटा, अनशरा आपसे हम पूछना चाह रहे हैं। अनशरा बेटा ये हॉरिजेंटल लाइन है, बताना हॉरिजेंटल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है। जीरो, जबरदस्त। अंशरा तुम ही मुझे बताओ बेटा, ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, ग्रेडियंट कितना होगा, जीरो। बेटा ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, जीरो। तो करंट का ग्राफ दिया हुआ है, ईएमएफ का ग्राफ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सर हम ऊपर वाले ग्राफ में देख लेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन कितने टाइम तक है। तो उसी ग्राफ के नीचे बेटा ये ग्राफ उसने दिया हुआ है, तो मैं तो लाइनें मैंने खुद ही बना ली ताकि मैं उसको देख के उसी के अकॉर्डिंगली काम कर लूँ। ठीक है ना, ये रेड लाइन है बेटा मैंने अपनी मर्जी से बनाई है, अपनी सहूलत के लिए बनाई है, इसका आंसर से कोई ताल्लुक नहीं। जरा सुने सर, इसका ग्रेडियंट जीरो है, तो जरा देखना मैंने ये लाइन जीरो पे बनाई है, उसके बाद ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी मैंने जीरो पे बना दी है, और ये भी हॉरिजेंटल लाइन है बेटा, इसलिए मैंने इसको भी जीरो पे बना दिया है। तो अब मैं जरा इसको हाईलाइटर लगा रहा हूँ, और हाईलाइटर लगा के मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब करंट का ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में भी जाए। सर करंट हॉरिजेंटल लाइन है, इसका मतलब है करंट चेंज नहीं हो रहा। और भाई अगर सर जब करंट चेंज ही नहीं हो रहा तो ईएमएफ कहाँ से होगी। ठीक है। जहां करंट का ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन है, ग्रेडियंट जीरो है, ईएमएफ जीरो है। करंट का ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन है मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा। सर अब करंट चेंज नहीं हो रहा, जब करंट चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ भी पैदा नहीं हो रही। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब जरा मैं लाइन वाली लाइनें हटा रहा हूँ, और अब मैं इस वाली लाइन के ऊपर आ रहा हूँ। जरा सुनना बेटा, इस वाले पोर्शन पर आए, इसमें करंट चेंज हो रहा है, यस करंट चेंज हो रहा है। और सर ये ऊपर वाला ही सवाल का पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर भी आपको याद है उन्होंने करंट को रिवर्स कराया था, आप देख लें इसमें भी करंट रिवर्स ही हुआ है। पहले करंट की पॉजिटिव वैल्यू थी 2.8, बाद में करंट की नेगेटिव वैल्यू हो गई -2.8। ठीक है। और ये ऊपर वाला ही सवाल है, तो इसमें टाइम भी उतना ही है, ये 0.3 सेकंड के अंदर चेंज हुआ है। तो आप जरा मुझे बताइए ऊपर वाले पार्ट में अभी अभी हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करके आए हैं, कितनी ईएमएफ आई थी बेटा, 4 मिली वोल्ट। कितनी ईएमएफ आई थी, 4 मिली वोल्ट। तो भाई इतने पोर्शन में 4 मिली वोल्ट का ग्राफ बना दो, 4 मिली वोल्ट। अब 4 मिली वोल्ट मैं कहा लूँ, मेरी मर्जी है, मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। ठीक है। तो 4 मिली वोल्ट मैंने इस नंबर पे ले लिया है। ठीक है जी, ये मैंने मार्क लगा लिया है, ये मेरा 4 मिली वोल्ट है। तो 4 मिली वोल्ट पर ये मैंने ईएमएफ का ग्राफ बना दिया। ये 4 मिली वोल्ट पे ईएमएफ का ग्राफ है, यानी देखा जाए तो ग्राफ असल में तो ये है, ये 4 मिली वोल्ट है। ये वाली जो लाइन हम बनाते हैं तो ज्वाइनिंग लाइन होती है। ठीक है बेटा, ये ज्वाइनिंग लाइन होती है।
ठीक है जी, ये 4 मिली वोल्ट है। अच्छा, उसके बाद अल्हान या तो मैथ के स्टूडेंट हो बेटा, अल्हान आप यकीनन मेरी अच्छी हेल्प करोगे। अल्हान बेटा देख के बताना, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है जनाब, इस वाले पोर्शन में भी अगर आप गौर करो तो करंट का चेंज उतना ही है, वही ऊपर +2.8, ये भी +2.8, ये -2.8 सर, ये भी -2.8, करंट का चेंज उतना ही है। किस चीज का फर्क आ रहा है इस ग्राफ के अंदर? करंट का चेंज उतना ही है अल्हान। पॉजिटिव ग्रेडियंट है नंबर वन ना, और अच्छा, अगर ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो आप ये भी कहना चाह रहे होगे कि सर ये जो है नेगेटिव ग्रेडियंट है, और अगर नेगेटिव ग्रेडियंट है तो मैं अल्हान की बात को ओबे करते हुए मैंने नेगेटिव ग्रेडियंट को मैं नीचे बना रहा हूँ। अल्हान ने जब उस वाली बात को वहां पे हाईलाइट किया वो पॉजिटिव ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब है जो मैंने पहले बनाया है वो नेगेटिव ग्रेडियंट है, और अगर नेगेटिव ग्रेडियंट है तो मैंने इसको इधर कर दिया। सवाल, सर ये तो अल्हान मैथ का स्टूडेंट है, हम बाकी तो सारी लड़कियां मेडिकल वाली हैं, पॉजिटिव ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होता है? तो जो लाइन बेटा लेफ्ट हैंड की तरफ टिल्ट होती है ना, इट हैज नेगेटिव ग्रेडियंट। जो लाइन राइट हैंड की तरफ टिल्ट होती है, इट इज पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो अल्हान ने देख के बताया सर राइट हैंड वाली जो लाइन है इट इज पॉजिटिव ग्रेडियंट, और जो फर्स्ट वाली है इट इज नेगेटिव ग्रेडियंट। तो अल्हान तुम्हारी एक बात तो ओके, मैंने तुम्हारे कहने पे इसको ये बना दिया, और अब दूसरा बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। सवाल, सर आपने जो पहले बनाया था क्या वो गलत था? मैं आपको वो बता दूं, वो भी सही था और ये भी सही है, मैं अभी इसकी रीजन भी बताऊंगा, रुकिएगा। रीजन भी बताऊंगा, रुकिएगा। अलबत्ता अल्हान के कहने पे इसको मैंने नेगेटिव ग्रेडियंट कर दिया, इसको पॉजिटिव ग्रेडियंट करूंगा। पॉजिटिव ग्रेडियंट में अल्हान एक और बात इसके अंदर बताइए जो पहले वाले से डिफरेंट है, और ये भी मैं बता दूं, ईएमएफ का फार्मूला होता है अपॉन टाइम। टाइम को मैं जरा ज्यादा हाईलाइट करके बोलना चाह रहा हूँ। अल्हान बेटा बताओ, दूसरी वाली ग्राफ के अंदर एक और खास बात है। बिल्कुल, बेहतरीन, टाइम ज्यादा है सर, ग्रेडियंट कम है, और ग्रेडियंट कम है, टाइम ज्यादा है, तो ईएमएफ भी कम होगी। ठीक है। और तुम टाइम नोट कर लेना, डबल टाइम लगाया इसने इसके अंदर। आप देखो यहाँ से 1 से लेकर 1.6 तक इसने 0.6 का टाइम लगा दिया है। सर इसने टाइम डबल लगाया है, और जब इसने टाइम डबल लगाया है, टाइम डबल तो ईएमएफ आधी, टाइम डबल तो ईएमएफ आधी, तो जितनी ईएमएफ मैंने यहाँ बनाई हुई है, जितने नंबरों पे भी, जितने डिवीजन पे मैंने यहाँ बनाई हुई है, ऊपर वाली उसकी आधी की बनाना, आधी की बनाना, तो ये मैंने इसकी आधी की बना दी है। ठीक है ना, अब ये मैंने इसकी आधी की बना दी है। ठीक है जी। तो आई होप कि ये ग्राफ खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। मैं अपनी बात रिपीट करूंगा और आप बच्चों को तंग भी करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ रहा मैं। जरा सुनिएगा बेटा, कश्यप आपसे हमारा सवाल, कश्यप बेटा हमारा आपसे सवाल, ये बताइए इस वाली लाइन का ग्रेडियंट कितना है जिसको मैंने सर्कल किया है? जीरो। ग्रेडियंट जीरो अगर हो तो ईएमएफ कितनी होती है? बस ठीक है, आपका काम खत्म हो गया। अंशरा ये बताओ बेटा, इसमें ये लाइन लेफ्ट साइड के ऊपर टिल्ट है, ये राइट साइड की तरफ टिल्ट है, दोनों के ग्रेडियंट पे कमेंट्री करो। हाँ, एक तो ये फर्क है, दूसरा एक और भी फर्क है, वो बताइए। ईएमएफ अपोजिट होंगे, वो तो मैंने एक को नीचे बनाया एक ऊपर बनाया है, ठीक है। दोनों के टाइम में फर्क है, टाइम के लिहाज से बेटा बोले। डबल टाइम लग रहा है, जब टाइम डबल हो गया तो उसकी ईएमएफ आधी हो गई है। ठीक है। तो बिल्कुल आपने सही बता दिया बेटा, बेहतरीन हो गया। और अच्छा, आप जरा गौर कीजिएगा, आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि मैंने जो ग्राफ ऊपर बनाया था, ऊपर वाला सही था या जो नीचे वाला बनाया है ये सही है? तो मैंने कहा था दोनों सही है। अब दोनों सही किस तरह है, तो गौर से सुनना। कहते हैं कि मैंने अल्हान के कहने पर इसे नेगेटिव ग्रेडियंट लिया, इसे पॉजिटिव ग्रेडियंट लिया। कुछ टीचर कहते हैं कि फेराडे लॉ में जो ग्रेडियंट आ रहा हो, जैसे ये जो ग्रेडियंट आ रहा है ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, इस नेगेटिव ग्रेडियंट को जब हम ईएमएफ पे लेके जाएंगे ना, तो इसको उल्टा बनाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ। तो मेरे मुताबिक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसके ऊपर, कंफ्यूज हो जाता है। अल्हान आप मेरी बात तक पहुंच रहे हैं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो पहला वाला ग्राफ है ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, मैंने नेगेटिव ईएमएफ बनाई है, ओके, नेगेटिव ईएमएफ है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर लेंजेज लॉ लगा दूं, तो याद है लेंजेज लॉ अभी मैंने ऊपर फेराडे लॉ में माइनस लगवाया था, तो वो हमें ये सिखाता है कि जो ईएमएफ आ रही है उसको उल्टा करके बनाए। तो मैं आपको मना करूंगा आप उल्टा करने के चक्कर में ना पड़े। एग्जामिनर मार्किंग स्कीम पे बेटा मैंने बहुत रिसर्च की हुई है, ऐसी नहीं मैं इसको लेके पढ़ा रहा। आप बेफिक्र होकर, अगर नेगेटिव ग्रेडियंट है तो ईएमएफ नेगेटिव बनाए, पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो ईएमएफ पॉजिटिव बनाए,
और अगर गलत भी बना देंगे तो यानी उल्टा भी बना देंगे तो वो भी एग्जामिनर मान लेगा और वो सोचेगा शायद आपने लेंजेस लॉ को दिमाग में रख के बनाया है। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। और मैंने नीचे इंटरनेट से एक ग्राफ उठाया हुआ, ये रहा ग्राफ। इस वाले ग्राफ को बेटा देख के बताओ, ये ग्राफ जो मैंने ग्राफ बनाया है उसके उल्टा नहीं है? अलान देखना, ये उल्टा ग्राफ नहीं है? और अगर ये उल्टा ग्राफ है तो उल्टे ग्राफ का मतलब पता है क्या है सर? इसने ना लेंजेस लॉ का माइनस उसके ऊपर लगा दिया है। तो आप ये बनाओ, ये भी सही है, जो मैंने बनाया है ये भी सही है। बोथ आर करेक्ट, ठीक है जी। तो आज की क्लास के अंदर हमने पास पेपर का एक क्वेश्चन शुरू कर लिया है, थ्योरी भी आपको अच्छी खासी सुना ली है। टॉपिक मुश्किल है, रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा बेटा, रिकॉर्डिंग भी दोबारा देखिए ताकि आपका ये टॉपिक और पक्का हो जाए। और मैं इसको यहाँ पे